विराज का पेशेंस खत्म होने लगा था और जैसे ही वो फोन पर बरसने वाला था कि तभी सामने से उसे फोन पर एक एरोगेंट आवाज आई। क्या तुम एनॉयड हो रहे हो? चैन से किसी को खाना भी नहीं खाने दोगे क्या? इसी के साथ हैदर का कॉल कट हो गया था। वो कॉल हैदर की बेटी ने उठाया था और वो नहीं चाहती थी कि जब उसके पिता खाना खा रहे हो तो विराज उन्हें कोई काम बताए। इसलिए फोन उठाने के बाद भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी और जैसे ही विराज बोलने वाला था कि तभी उसने विराज को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। इससे पहले कि हैदर की बेटी विराज का कॉल कट करती, हैदर ने उससे पूछा, किसका कॉल है? लेकिन उसके बाद उसकी बेटी ने कॉल कट कर दिया था। इसीलिए विराज को कोई आइडिया नहीं था कि अब हैदर की तरफ से उसे कॉल कब आने वाला था। इस इंसिडेंट को सोचते हुए विराज को एक बात समझ आ गई थी कि क्यों उसके पिता शोभराज जिंदल ऑर्डिनरी लोगों के साथ इतने क्रूअल थे। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने कभी भी उनकी काइंडनेस को नहीं समझा था। लेकिन कहते हैं ना, जो परिवार का नमक खाता है वो कभी दगाबाजी नहीं करता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर विराज को हैदर की तरफ से कॉल आ गया था। तुरंत ही विराज ने कॉल उठाया और हैदर को फटकारते हुए बोला, ये दूसरी बार है, फिर से ये नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे में मुझे सिविल एंड मार्शल ग्रुप्स के सारे लीगल एविडेंस चाहिए और अगर तुम्हें वो नहीं मिले तो कोई दूसरा रास्ता निकालो। मैं राणेजा बिल्डिंग में तुम्हारा इंतजार करूंगा। विराज को विश्वास नहीं था कि हर्षल राजवर्धन सिंह का परिवार अब शांति से बिजनेस कर पाएगा। आखिर विराज उन्हें शांति से कैसे रहने दे सकता था? इस एस्पेक्ट में देखा जाए तो विराज के पास ये एक अच्छी चॉइस थी। जानवी जो ड्राइव कर रही थी, जब उसने विराज के रूथलेस बर्ताव को देखा तो उसके मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं आया। वो विराज को किसी अजनबी की निगाह से देख रही थी। विराज की इस हरकत ने जानवी को पूरी तरह से स्ट्रेंज फील करवाया था। रास्ते में डिजीनेस के चलते विराज कार में ही सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो कार राणेजा बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और ना जाने कब से खड़ी थी और जानवी की कार के ठीक पास कुछ जवान आदमी अपने हाथ में फाइल लेकर खड़े थे जो विराज को ही देखे जा रहे थे। क्या चाहिए तुम लोगों को? आंख खुलते ही जब विराज ने अपने सामने ऐसा नजारा देखा तो तुरंत ही उसके मुंह से कुछ ये शब्द बाहर निकल आए थे। लेकिन जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर निकले वैसे ही उन जवान आदमियों के बीच में हैदर आ खड़ा हुआ था। विराज ने हैदर से कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही विराज ने जानवी की कार का शीशा नीचे किया वैसे ही हैदर ने अपने एक सबॉर्डिनेट को कहते हुए एक फाइल बाहर निकाली और उसे विराज के हाथों में थमा दिया था। यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अपने आदमियों को लेकर सिविल एंड मार्शल आर्ट्स कॉर्पोरेशन के नीचे मेरा इंतजार करो। जैसे ही हैदर और उसके आदमी वहां से निकले वैसे ही विराज ने अपने चेहरे से गुस्से वाला मास्क उठा दिया था और वापस से उसके चेहरे पर हंसी और रौनक लौट आई थी। यार विराज, इससे पहले तो तुम्हें देखकर मुझे डर लग रहा था। जैसे ही जानवी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा वैसा ही रहूंगा। और ये बोलने के बाद विराज खिलखिलाते हुए हंसने लगा था। जानवी बहुत अच्छे से जानती थी कि विराज के इस एटीट्यूड और रूथलेसनेस के पीछे परसों रात का इंसिडेंट छुपा हुआ है जो जानवी के साथ हुआ। हालांकि उन दोनों का रिश्ता बाहर एक्सपोज तो नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस माहौल में दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पा रहे थे। विराज जिंदल का दिल हर्षल राजवर्धन सिंह के लिए कातिलाना हो गया था। इसे रोमांटिक शब्द के नजरिए से ना देखा जाए तो बेहतर होगा। हर्षल राजवर्धन सिंह ने विराज जिंदल की प्रेमिका पर वार किया था और अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा, क्योंकि अब विराज उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। हालांकि भारत में किसी की हत्या करना कानूनन अपराध था, तो शायद विराज कानून को तो अपने हाथ में नहीं लेगा, लेकिन हर्षल राजवर्धन सिंह के लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर देगा कि उसके लिए जीना भी मरने जैसा होगा। मैं आपका बेटा हूँ, क्या आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? उन लोगों ने मुझे इस तरह से मारा। आई वॉन्ट हिम डैड, वो सब के सब मरेंगे। दूसरी तरफ हर्षल राजवर्धन सिंह कंपनी के प्रेसिडेंट ऑफिस में बैठकर अपने पिता के सामने चिल्लाता जा रहा था, लेकिन उसके पिता को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्होंने अपने बेटे के मुंह से निकले शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उनका ध्यान तो सिगार पीने में लगा हुआ था और इसी वजह से उनकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया था। उसी समय अचानक से कंपनी प्रेसिडेंट के ऑफिस का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत सी सेक्रेटरी हर्षल राजवर्धन सिंह के पिता के पास आई और उनकी छाती पर हाथ फेरते हुए बोली, बॉस, लंच करने का टाइम हो गया है। जैसे ही सेक्रेटरी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, हर्षल राजवर्धन की आंखें उस सेक्रेटरी को भूखी नजरों से घूरे जा रही थी। इसी बीच कंपनी के प्रेसिडेंट ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अपने मैटर्स खुद सुलझाओ तो बेहतर होगा।
मुझे बीच में घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक कोई मर नहीं रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। साम दाम दंड भेद सब लगाओ, लेकिन मेरे पास मत आओ। सेक्रेटरी की बात सुनकर हर्षल राजवर्धन सिंह के पिता, जो कंपनी प्रेसिडेंट थे, वो अपनी कुर्सी से उठे और अपनी सेक्रेटरी की बाहों में हाथ डालते हुए ऑफिस से बाहर जाने लगे थे कि तभी अचानक से उनके कदम रुके। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा और उस पर तरस खाते हुए बोले, शर्म करो, उसे तुमसे बेहतर खेलना आता है। ये कहने के बाद वो अपने ऑफिस से निकल गए थे। हालांकि हर्षल राजवर्धन सिंह का हाथ फ्रैक्चर्ड था, लेकिन उसके बाद भी वो एंटरटेनमेंट क्लब पहुंचा था। लेकिन हर्षल राजवर्धन सिंह ये नहीं जानता था कि उसके ऊपर बहुत सारे लोग अपनी नजर जमा कर बैठे हैं। अपनी कंपनी से जैसे ही वो बाहर निकला, हैदर के आदमियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। हैदर, जो विराज को 2 बार डिससैटिस्फाइड कर चुका था, या फिर यूं कहें कि उसकी बेटी ने उसका खेल खराब कर दिया था, हैदर अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि विराज ने हैदर को हर्षल राजवर्धन सिंह का पीछा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन हैदर विराज से एक कदम आगे चलना चाहता था, जिससे अगर कभी भी विराज को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो उसे आसानी से दे सके। विराज साहब, हर्षल राजवर्धन सिंह अभी अभी कंपनी से बाहर निकला है। मैंने उसका पीछा करने के लिए मेरे आदमी छोड़ दिए हैं। जी जी, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हैदर ने तुरंत ही सिचुएशन की इंफॉर्मेशन विराज तक पहुंचा दी थी, जो मिशन विराज ने हैदर को फोन पर दिया। हैदर लगातार अपनी गर्दन हिलाते हुए ध्यान से विराज की बात सुन रहा था। दूसरी तरफ जानवी, प्रखर और विराज जानवी के ऑफिस में बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। पिछले 20 मिनट से सब एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी अचानक से विराज अपनी कुर्सी से उठा और उसने बोलना शुरू किया, सुनो, तुम दोनों जानवी के बिजनेस प्लान पर काम करो। देखो कि हमें हमारे होटल में कैसा इंटीरियर करवाना है, स्वीट कैसे होंगे और प्राइवेट पूल विला हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तुम दोनों इस प्लान पर काम करो, मैं जल्दी वापस आता हूँ। खतरे वाली कोई बात नहीं है। विराज के मुंह से ये शब्द तो बाहर निकल गए थे, लेकिन उन शब्दों को सुनने के बाद जानवी और प्रखर और भी ज्यादा एंग्शियस हो गए थे। विराज जानवी और प्रखर को इस झमेले से दूर रखना चाहते थे, लेकिन प्रखर और जानवी को विराज के चोटिल होने का डर सता रहा था, क्योंकि विराज अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। जानवी की आंखों में विराज के लिए टेंशन साफ साफ देखी जा सकती थी। इस सिचुएशन में अगर हर्षल राजवर्धन सिंह का सामना अकेले में विराज से हुआ और अगर उसने लॉ की परवाह नहीं की और विराज पर हमला कर दिया, तो इस हालत में विराज अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये बात विराज भी बहुत अच्छे से जानता था। उसी ने इस मैटर पर पहले बोलना शुरू किया था, लेकिन अब अंत में उसे भी पता था कि उसका अकेले जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की था। लेकिन जैसा कि विराज ने पहले कहा, वो अपने शब्दों पर अडिग था। वो इस मामले में जानवी और प्रखर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। शुभराज जिंदल ने विराज को उन 4 बॉडीगार्ड्स का नंबर भेज दिया था, जिन्होंने पलक झपकते ही रोजवुड यूनिवर्सिटी में करिश्मा कर दिखाया था। विराज उन चारों से कांटेक्ट कर चुका था। हालांकि वो पहले की तरह विराज की आंखों के सामने तो नहीं आए थे, लेकिन इसमें कोई डाउट भी नहीं था कि वो विराज के पीछे नहीं थे। विराज के एक्सप्रेशन को देखकर जानवी और प्रखर के होश उड़ गए थे और वो दोनों लॉस्ट नजर से देख रहे थे। हालांकि एंड में विराज जानवी और प्रखर को उसके साथ ले जाने के लिए मान गया था, लेकिन इस मामले में विराज और प्रखर की साइड से शर्तें रखी गई थी। विराज ने जानवी और प्रखर को उसके साथ ले जाने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन वो विराज के साथ ऊपर नहीं आ सकते थे। उन्हें नीचे कार में ही बैठकर विराज का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जानवी और प्रखर ने विराज के लिए ये शर्त रखी कि अगर उसे किसी भी प्रॉब्लम का अंदाजा हो तो तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म करेगा। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी शर्तों को मान लिया था। इसी के साथ विराज, जानवी और प्रखर कार में हर्षल राजवर्धन सिंह की कंपनी की तरफ निकल पड़े थे। दूसरी तरफ जब ये तीनों कार में थे, तब हर्षल राजवर्धन सिंह क्लब पहुंच चुका था। हर्षल राजवर्धन सिंह सोफे पर बैठकर अपने सर को ऊपर से नीचे तक हिलाता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक कंफर्टेबल स्माइल थी। हालांकि उस कमरे में केवल वो ही मौजूद नहीं था। हर्षल साहब, आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? एक आदमी जिसके पूरे शरीर पर टैटू थे, उसने सवालिया निशान लगाते हुए हर्षल राजवर्धन सिंह से पूछा। उस कमरे में हर्षल की दादी की तस्वीर देखकर वो टैटू वाला आदमी उन्हें झुकते हुए इज्जत देने लगा था। ये पहली बार नहीं था जब हर्षल राजवर्धन सिंह की दादी को इज्जत मिल रही थी। उसके एरिया के सभी लोग हर्षल की दादी की बहुत इज्जत करते थे। क्यों बुलाया?
क्योंकि अब समय आ गया है तुम दोनों का गेम में आने का, वो गेम जिसका अंत केवल मौत है। परसों बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस में मेरी मुलाकात दो लड़कों से हुई। उनके साथ एक लड़की थी। वाओ, शी वाज हॉट। उस लड़की को देखने का नहीं, लेकिन उन दोनों लड़कों को बहुत अच्छे से देख लेने का। जब तक वो दोनों मरेंगे नहीं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे चैन नहीं मिलेगा तो मेरी दादी को भी चैन नहीं मिलेगा, समझा ना? जैसे ही हर्षल राजवर्धन सिंह का बोलना खत्म हुआ, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकाएक बदल से गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग की सवारी पर निकल गया हो। आखिर वो दो लोग कौन थे जो हर्षल राजवर्धन सिंह की मदद करने आए थे? क्या हर्षल के कहने का मतलब जानवी को उठाकर लाने से था? क्या हर्षल जानवी का किडनैप करवाएगा? क्या विराज अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा, या फिर एक बार फिर से हर्षल के जाल में फंस जाएगा? क्या होगा अगर हर्षल के हाथों में जानवी आ जाएगी? हर्षल जानवी के साथ क्या करने वाला था? क्या शोभराज जिंदल को इस मामले में आना पड़ेगा? क्या हर्षल राजवर्धन सिंह विराज के लिए अभी तक का सबसे मुश्किल टास्क होगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।